हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर को। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के प्रश्नों को हल किया और उनको समझा भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे। अपना हिंदुस्तान कहाँ है, पार्ट 4 का हमारे नाम क्या है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। इसके जो कवि हैं वो कौन हैं, दयाल सिंह पंवार। उनके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है कि इनका जन्म 1 अगस्त 1947 को हुआ। 1947 को हमारे देश में और क्या हुआ था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रज्ञा चक्षु मतलब नेत्रहीन होते हुए भी इन्होंने उच्च अध्ययन किया तथा स्कूल और कॉलेज की अनेक भाषण प्रतियोगिताओं में इन्हें अवार्ड भी मिला, मतलब पुरस्कृत भी हुए। देखिए, दयाल सिंह पंवार एक आदर्श व्यक्ति माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रहीन होने के बाद भी व्यक्ति अगर जीवन में इतना कुछ पा लेता है तो हम सबको इनसे एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम भी चाहें तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। संस्कृत अकादमी द्वारा भी इन्हें अलंकृत किया गया। अलंकृत मतलब क्या है, इन्हें किसी सम्मान से विभूषित किया गया। वर्तमान में ये राष्ट्रपति संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में व्याख्याता है। ठीक है, ऐसा है। अब नेक्स्ट है, हम देखते हैं शब्दार्थ प्रश्नों को। शब्दार्थ जो शब्द दिए हुए हैं, जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें जो कठिन शब्द थे उनके बारे में हम देख। पहला शब्द है सकल। सकल का मतलब होता है समस्त या सारा या सब। मतलब जब हम किसी संपूर्ण लोगों को या किसी भी सेंस में बात करते हैं, जब हम पूरा का पूरा इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सकल। नेक्स्ट होता है साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या होता है, सामान्य स्तर तक पढ़ा लिखा होना। मतलब ये है कि सामान्य स्तर तक पढ़ा लिखा होना मतलब व्यक्ति को अगर अपना नाम लिखते हुए आता है तो साक्षरता की परिभाषा हमारे यहाँ यही दी जाती है कि साक्षरता का मतलब क्या है कि यदि व्यक्ति को अपना नाम लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो साक्षर है। भंग का मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो हमने एक्सरसाइज में देखा था कि किसी का अंग भंग हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विकलांग। भंग मतलब होता है टूटना। कोई भी चीज़ अगर टूट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये भंग हो गई है। कूटचाल का मतलब क्या होता है, कपट भरी चाल। अपहरण का मतलब होता है किसी को, अगर इंग्लिश में देखें तो किडनैप कर लेना या फिर किसी को हर लेना। पावन का अर्थ होता है पवित्र। वैभव का अर्थ होता है संपन्नता। केवट किसे कहते हैं, केवट कहते हैं नाव चलाने वाले को। नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं, केवट कहते हैं। अब यहाँ पे भूमंडलीकरण क्या होता है उसके बारे में एक छोटी सी परिभाषा दी गई है कि भूमंडलीकरण, इसे इंग्लिश में हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। भूमंडलीकरण क्या होता है, संपूर्ण धरती मतलब सकल विश्व, ऐसा बोल सकते हैं कि संपूर्ण धरती पर रहने वाले लोगों का एक भाव। जब संपूर्ण धरती पर रहने वाले लोगों का एक भाव होता है तो उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। आवागमन मतलब होता है आना और जाना। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आवागमन मतलब आना और जाना। आवागमन के साधन बढ़ने से धरती पर रहने वाले लोग परस्पर निकट आ गए हैं। मतलब क्या है, पहले लोगों के पास इतने साधन नहीं थे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, लेकिन अब ये साधन जैसे कि कार है, एरोप्लेन है, बस है, मोटरसाइकिल है, ये सब साधन क्या है, हमारे आवागमन के साधन हैं। और इन साधनों के विकास के फलस्वरूप हुआ क्या है कि व्यक्ति एक दूसरे के निकट आ गए हैं। शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, संस्कृति हो, आदि सभी का एक देश से दूसरे देश पर प्रभाव पड़ने लगा है। ये प्रभाव क्यों पड़ने लगा है, जब हम एक देश से दूसरे देश पर जाते हैं तो हम वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ लोग कैसा व्यापार करते हैं, या वहाँ पे शिक्षा कैसी है। तो ये सब बातें हमें कैसे पता चलती हैं, जब हम वहाँ जाते हैं। और जा कैसे पाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास साधन उपलब्ध हैं। तो संचार के साधनों ने सारी दुनिया को क्या कर दिया है, एक कर दिया है। जैसे अगर हम संचार के साधनों में अगर हम देखें तो मोबाइल भी एक संचार का साधन ही है कि जैसे अगर हम मोबाइल में किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टीवी जो है ये भी संचार का साधन है, क्योंकि टीवी से भी आजकल हम सारी दुनिया टीवी और मोबाइल के माध्यम से घूम सकते हैं। तो भूमंडलीकरण की परिभाषा यही है कि संपूर्ण धरती पर रहने वाले लोगों के विचारों में, शिक्षा में, संस्कृति में एक दूसरे का जो प्रभाव पड़ता है उसे ही भूमंडलीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखना है।
वीडियो को पॉज करके आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने पाठ को समझा है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है कि हम सब मद में झूम रहे। मद का मतलब क्या होता है? मद का मतलब होता है नशा। तो हम सब किसके नशे में झूम रहे हैं? पहला सत्याग्रह के, आंदोलन के, भूमंडलीकरण के या व्यवसायीकरण के। तो हम सब भूमंडलीकरण के मद में झूम रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? भूमंडलीकरण। आई होप आपने भी आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट है, धन के कोष भरे होने पर भी नहीं है। क्या नहीं है? धन के कोष भरे हुए हैं फिर भी क्या नहीं है व्यक्ति के पास? लालच, संतोष, दया या श्रृंगार। इसका आंसर क्या होगा? संतोष। आपने इसका आंसर क्या लगाया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। पहला खालिस्तान है जनसेवा का इसमें हम क्या लिखेंगे? जनसेवा का भाव कहाँ? वीडियो को पॉज करके आप खालिस्तान को खुद से भरने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने पाठ को समझा है तो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। साक्षरता का आंदोलन है, साक्षरता का खालिस्तान है। इसमें क्या आएगा? साक्षरता का आंदोलन है। चिंतन का विस्तार कहाँ? आंदोलन ऐसे लिखेंगे हम। नेक्स्ट है, टीवी टेलीफोन बज रहे हैं पर आपस में क्या बंद है? आपस में बात बंद है। आओ खोजे सकल विश्व में अपना हिंदुस्तान कहाँ है? आई होप आपसे भी ये सारे आंसर बने होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हम सब सारी दुनिया में किन साधनों के माध्यम से घूम रहे हैं? तो इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपसे बना है या नहीं बना है। हम सब सारी दुनिया में कैसे घूम रहे हैं? टीवी और टेलीफोन के माध्यम से। टीवी और टेलीफोन के माध्यम से। साक्षरता से आशय क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि साक्षरता से आशय क्या है। साक्षरता से आशय है कि व्यक्ति एक सीमा तक यदि पढ़ना लिखना सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? साक्षर। एक स्तर तक यदि व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख जाता है तो उसे हम साक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण का परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमंडलीकरण के कुछ लाभ भी हैं, लेकिन भूमंडलीकरण के जो नुकसान हुए हैं वो पूछा गया है कि भूमंडलीकरण का परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि भूमंडलीकरण का प्रभाव इस प्रकार पड़ा है कि जो परिवार है, जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वे अब बिखर गए हैं। जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, जबकि फ़ोन पर एक दूसरे से घंटों तक बातचीत करते हैं। आपसी संबंध में दरार आ चुकी है। तो इसका आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट है, मन को आंदोलित कर दे। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि मन को आंदोलित कर दे। कवि ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि पहले जो कविताएं लिखी जाती थी उनमें इतने ऐसे भाव होते थे, उनमें प्रेम, देशभक्ति, मर्यादा, समता, समानता, ये सब इतने भाव होते थे कि व्यक्ति इन कविताओं को सुनकर ही देश पर मर मिटने का भाव जागृत हो जाता था। जैसे हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, एक ऐसी कविता जिसको सुनकर लाखों युवकों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन अब ऐसी रचनाएं नहीं हो रही हैं जिससे जन जन में हलचल पैदा कर दें। इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा की कविता भी लिख सकते हैं कि उसका उदाहरण दे सकते हैं कि वो कविता ऐसी थी कि उसको सुनकर हजारों लाखों युवकों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। नेक्स्ट है, धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी संतोष कहाँ है? का भाव स्पष्ट कीजिए। पहले समय में क्या था? इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि धन से कोष भरे हैं लेकिन फिर भी संतोष कहाँ है। इसका भाव इस प्रकार है कि पहले लोग कम धन कमाते थे लेकिन फिर भी वो आनंद में रहते थे, उनके मन में संतोष व्याप्त था। लेकिन आज व्यक्ति धन कमाने के लालच में अपने घर से बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, और फिर भी लेकिन उनके मन में ये संतोष नहीं है कि हमारे पास आनंदित नहीं है उनका। क्वेश्चन है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कवि का संकेत किस ओर है? तो अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कवि इस कविता में किस ओर संकेत कर रहे हैं कि विश्व गुरु के पद पर आसीन रहने वाले भारत में जो विश्व गुरु के पद पर जो आसीन रहा, जिसने विश्व को सब कुछ सिखाया है, आज उससे संस्कृति और सभ्यता कहाँ विलुप्त होती जा रही है। जो संस्कार पहले भारत के लोगों में थे आज वो देखने को क्यों नहीं मिलते हैं। साक्षरता का विस्तार तो हो रहा है लेकिन
चिंतन कहाँ है, कवि का संकेत, कवि ने इन्हीं बातों की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट क्या है, कविता में उल्लेखित कवियों के नाम लिखिए। तो इस कविता में कुछ कवियों के नाम लिए गए थे जो आप पाठ से भी देखकर लिख सकते हैं, और हम आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि इस कविता में जो कवियों के नाम हैं वो इस प्रकार हैं: कालिदास जी, राजा भोज, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, रहीम और रसखान आदि कवियों के नामों का उल्लेख किया गया है। इसमें कौन कौन से कवि हैं? कालिदास, राजा भोज, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। अगर आपने इसका भावार्थ वाला जो जिसमें हमने पाठ को समझा है, अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल इजीली बन जाएंगे। पहला क्या दिया हुआ है? टीवी टेलीफोन बज रहे हैं पर आपस में बात बंद है, अब की कविता लगती जैसे परिवारों का भंग छंद है। तो देखिए क्या है, टीवी टेलीफोन तो बज रहे हैं, मतलब क्या है? टीवी टेलीफोन तो बज रहे हैं मतलब क्या है कि व्यक्ति टीवी को, टेलीफोन को तो समय दे रहा है, लेकिन जिनके साथ में रह रहा है उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा है। जो व्यक्ति साथ में रह रहा है उनसे उनकी बातें बंद हैं। अब की जो कविता लगती हैं, अब जो कविता लिखी जाती हैं उनमें परिवारों का भंग मतलब परिवारों के टूटने का भाव निहित है। पहले जो कविताएं लिखी जाती थी उनमें संयुक्त परिवार के बारे में बताया जाता था, परिवारों के प्रेम के बारे में बताया जाता था, लेकिन अब जो कविताएं लिखी जाती हैं उनमें परिवारों का भंग मतलब टूटा हुआ, परिवार का टूटा हुआ छंद है। ओके, नेक्स्ट है राजनीति की कूट चाल में जन सेवा का भाव कहाँ है, राम राज में जरा बताओ केवट की वे नाव कहाँ है। तो राजनीति की कूट चाल में मतलब क्या है कि राजनीति में व्यक्ति पहले किस लिए प्रवेश करता था? जन सेवा के भाव से, मतलब हमें लोगों का विकास करना है। एक छोटा सा व्यक्ति यदि एक छोटे से पद में भी आसीन होता है, कोई भी पद वैसे छोटा नहीं होता, यदि व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन होता है, चाहे वो गांव का सरपंच हो या पंच हो या बड़े से बड़ा पद भी क्यों ना हो, लेकिन क्या है वो इस भाव से आता था कि मुझे अपने देश का, मुझे अपने गांव का विकास करना है। लेकिन आज राजनीति में इस भाव की बहुत हद तक कमी देखने को मिलती है। राम राज में जरा बताओ, राम राज में राम राज तो है, लेकिन जो वो केवट की विश्वास रूपी जो नाव थी वो कहाँ है? इस बात का कवि ने प्रश्न किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको लिखने में आपने इसे अच्छे से लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा की बात। ये जो वर्ड दिए हुए हैं इन्हें हमें क्या करना है? पढ़ना है और इनका उच्चारण करना है। पहला वर्ड दिया हुआ है भूमंडलीकरण। इसकी परिभाषा भी हमने अच्छे से समझी कि क्या होता है भूमंडलीकरण। साक्षरता, साक्षरता का मतलब क्या होता है ये भी हमें परिभाषा में समझाया गया था। यंत्र, यंत्र मतलब कोई भी उपकरण। अपहरण, प्रतिभा, आंदोलित और श्रृंगार। श्रृंगार देखिए कैसे लिखा हुआ है, श्रृंगार, इसमें ऐसी लाइन नहीं खींची जाती है। ओके, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये सही लिखा है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी करके लिखना है। ये गलत लिखे हुए हैं शब्द, हमें इन्हें सही करके लिखना है। तो आइए इसे देखते हैं। पहला वर्ड है हिंदुस्तान, लेकिन ये गलत लिखा हो, तो हमें इसे सही कैसे करके लिखना है? हा में छोटी की मात्रा आएगी और दा में छोटा ऊ की मात्रा आएगी। हिंदुस्तान, ये सही लिखा है। नेक्स्ट है दुनिया। इसमें हमें चंद्र बिंदु एक्स्ट्रा लगा दिया है, चंद्र बिंदु नहीं लगानी है। कैसे लिखेंगे? दुनिया ऐसे, ये सही है। फिर नेक्स्ट है परिवार। ये भी गलत लिखा हुआ है, इसे हमें सही इस प्रकार से लिखेंगे, परिवार। मृदु कैसे लिखेंगे? ये है मृदु। ओके। संतोष, संतोष कैसे लिखेंगे? ये सही लिखा है। आई होप आपने भी इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाक्यों में प्रयोग करना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उससे हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द क्या दिया हुआ है? संस्कार। तो संस्कार में हम क्या लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। आंदोलन, इसका प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जन आंदोलन के माध्यम से ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। वैभव, भारत एक वैभव संपन्न देश है। राजनीति, राजनीति में व्यक्ति आजकल जन सेवा के भाव से नहीं आते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा। तो सरकार के द्वारा शिक्षा के विस्तार के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। अगर लिखा हुआ है बुक में ध्यान दीजिए तो हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें लिखी होती हैं। पहला क्या लिखा हुआ, जन जन, राम राज, सुख दुख, शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग लगा हुआ। अब हमें इसमें यह पता चलता है कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है इन सब के बीच में, इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ता है। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब एक ही शब्द के दो बार आने पर, दो शब्दों के मध्य अथवा शब्दों का लोप होने पर, का, की, के, मतलब जो हमने एक पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि संबंध कारक है का, की, के, शब्दों के लोप होने पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जन जन, राम राज, तो इनके बीच में क्या, जो एक जैसे शब्द हैं अगर वो दो बार आते हैं तो उनके बीच में हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह प्रयोग करते हैं। करना है कि इस कविता में योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे बड़े बड़े, बड़े बड़े दो एक जैसे शब्द हैं लेकिन उनके बीच में योजक चिन्ह आया, जो चिन्ह आया उसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो आपको इन्हें छांट कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। नेक्स्ट है खोज विदेशी शब्द है। देखिए शब्दों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कुछ देशी शब्द होते हैं, कुछ विदेशी शब्द होते हैं, कुछ संकर शब्द होते हैं। तो हमें अभी विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ना है कि खोज कैसा शब्द है। खोज एक विदेशी शब्द, खोज जो है कैसा है, विदेशी शब्द है। जो विदेशी शब्द मतलब, विदेशी का मतलब यदि हम किसी व्यक्ति के सेंस में यूज़ करते हैं तो विदेशी मतलब जो किसी दूसरे देश से आया हो, और विदेशी शब्द का मतलब क्या होगा कि जो किसी दूसरी भाषा से आया होगा। तो ऐसे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। मतलब आगत मतलब क्या होता है, आया हुआ, जो शब्द कहाँ से, कहीं से आया हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं हम, विदेशी शब्द। मतलब विदेशी शब्दों को ही आगत शब्द भी कहते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में से हमें क्या छांट कर लिखना है कि इसमें से कौन सा विदेशी शब्द है। तो इन शब्दों में जो आगत शब्द हैं या जो विदेशी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, ज़रा और फूहड़, टीवी, टेलीफोन, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके सॉल्व किया। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप उसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब हमारी वो पंक्ति जो किसने लिखी है, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है कि भारत की धूल मेरे लिए पावन पवित्र है, भारत मेरे लिए तीर्थ से कम नहीं है। ये किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत की धूल मेरे लिए पावन पवित्र है, भारत मेरे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम।